गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओआसिस एडोजोन जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। सो आज 25 जुलाई 2025 हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज नए जुड़ रहे हैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ, हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगेन किस चीज़ का काम आता है ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आपका नोट्स अपग्रेड करने में, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स फॉर्मेट में देती हूँ ताकि आप स्टैटिक के साथ जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट डाउन करो। रिवीजन में काम आएगा क्योंकि जो भी स्टैटिक टॉपिक होते हैं मैं आपको बोल देती हूँ कि जाके आज ये देखो ताकि स्टैटिक भी आपका रिवाइज होता रहे। ठीक है, स्पून फीड नहीं होता, जो आपको करना है वो यहाँ पे हेल्प होता है। और प्लस आपकी माइंडसेट भी किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़नी है एंड किस तरीके से प्रीलिम्स प्लस मेंस इवन इंटरव्यू तक कितनी न्यूज़पेपर से कैसे हम माइंडसेट यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सारा भी हम डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल एक ये मिनी होलिस्टिक डेवलपमेंट का काम आता है ये न्यूज़पेपर एनालिसिस। ठीक है, अब 1 वीक फॉलो करके देखो, एक मंडे से शुरू करो, नेक्स्ट संडे को आप खुद देखना कि आपकी स्टैटिक प्लस आपकी करंट अफेयर्स प्लस आपकी रिवीजन, ये तीनों चीज़ एटलीस्ट 10% तो इंक्रीज होगी। एंड अगर हो रही है 10%, तो एग्जाम तक आपकी 60 to 70% जो मेंटल स्टेमिना है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो सही रहेगी। एंड एग्जाम में डी डे में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में इट्स ऑलवेज गुड टू रीड 100 टॉपिक्स जहाँ से 40 चीज़ें सॉल्व हो, इंस्टीड ऑफ रीडिंग 2000 टॉपिक्स जहाँ से सिर्फ 10 चीज़ें या 20 चीज़ें सॉल्व हो, है कि नहीं। तो क्वालिटी चीज़ों को ध्यान दीजिए। मार्केट में बहुत सारा ऐसा रहता है कि ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है। हाँ, ज़्यादा पढ़ना है, बट कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़ना है, वो हम यहाँ पे आपको बोलकर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला न्यूज़ है आज वो ये है कि on July 24th, India and United Kingdom signed a comprehensive economic and trade agreement, CETA। तो प्रीलिम्स में SCTA कौन सा एग्रीमेंट, यूएस और इंडिया के बीच में, आपको लगेगा हाँ ट्रेड कुछ तो पढ़ा था हमने न्यूज़ में, यूएस इंडिया का चल रहा था। हाँ होगा, तो ध्यान रखना ये यूके के साथ है। ठीक है, और पोस्ट ब्रेक्सिट के बाद ये यूके की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डील है। ठीक, तो इसमें हुआ क्या क्या है हमें ये जानकारी, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे आ जाते हैं जो आईआर रिलेटेड जो भी ट्रेड या कुछ भी हम डील करते हैं ना, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमें जानना होता है, क्योंकि पीवाईक्यूज में ऐसा आपका स्टेटमेंट वाइज आ चुका है। तो हमने तारीफ रिडक्शन हुआ, तारीफ क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें भी ऑलरेडी कवर्ड, तो मैं फिर से ये सब नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि टाइम इज मनी, है कि नहीं। एंड मैं बताती रहूंगी तो आप रिवाइज नहीं करोगे, ये भी एक रीजन है। ठीक है, मैं यहाँ पे हर रोज सेम चीज बताते रहूंगी तो आप पीछे जाके रिवाइज नहीं करोगे। एंड मैं चाहती हूँ कि आप जून की नोट्स निकालो एंड पढ़ो, तभी तो होगा ना रिवीजन। ऐसा नहीं है सिर्फ संडे को करना है, संडे को तो करना ही है, बट देन एंड देयर भी करो ना। 1-2 घंटा यहाँ पे ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन के आपके 3 से 4 घंटा एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो उसमें 1 घंटा तो आप रिवीजन दे ही सकते हो। ठीक है, देन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स, फार्मा, फूड, ऑटो पार्ट्स, ये सारी ड्यूटी फ्री एक्सेस यूके तक पहुंचेगी। ड्यूटी फ्री होगी तो मान लो किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपीज़ है, ड्यूटी लग जाती थी तो वो 20 रुपीज़ हो जाता था, तो अभी वो 10 रुपीज़ ही होगी, सस्ता होगी, सस्ता होगी तो लोग खरीदेंगे ज़्यादा यूके में, है कि नहीं। तो ये फायदा है। ऑल्सो यूके की जो एक्सपोर्ट्स है, स्कॉच विस्की, एरोस्पेस गुड, वो भी टैरिफ्स रिड्यूस किया गया 15 से 3% तक। और इंडिया की एमएसएमई सेक्टर जैसी है, तिरुपुर की टेक्सटाइल या सूरत का जेम्स, वो सब तो डायरेक्टली बेनिफिट होगा क्योंकि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है। हम बहुत ही हैवी मात्रा में वो हम ट्रेड करते हैं, तो जो चीज़ ज़्यादा हम बेचते हैं उतना फ़ायदा होगा, है कि नहीं। देन हमारा आता है सर्विस एंड लेबर मोबिलिटी, वीज़ा एंड सोशल सिक्योरिटी जो नॉर्म्स है वहाँ इंडियन प्रोफेशनल्स बोल लो, वर्कर्स बोल लो, स्टूडेंट्स, वो भी बहुत सारी अभी सिंप्लीफिकेशन की जाएगी। ठीक है, देन यूएस प्रोफेशनल्स टू गेट easier access to इंडियन लीगल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब दो जन के बीच में दोस्ती है तो सिंप्लीफिकेशन तो ये सारी रहेगी। ट्रेड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के बीच में आपस में बायलेटरल ट्रेड अभी 23 बिलियन से हम 120 बिलियन करना चाहते हैं बाय 2030। ठीक, तो ये सारी चीज़ों से न्यू जॉब्स क्रिएट होगी, है कि नहीं। कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ कंपनी यहाँ पे सेटअप करेंगी तो ऑलरेडी जॉब्स होगी। तो ये सारी मेंस में भी पॉइंटर्स आप लिख सकते हो कि एक ट्रेड पॉजिटिव, एक बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की क्या
इश्यूज पॉजिटिव हो सकती है, वैसे भी आप इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हो। देन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे फोकस किया गया एमएसएमई, क्लीन एनर्जी, फिनटेक, हायर एजुकेशन, एआई, डिफेंस, काउंटर टेरर, कोलैबोरेशन। टेरर भी है, ये ध्यान रखना, ये ऑड वन आउट आपको लगेगा टेरर का यहाँ पे क्या काम, ट्रेड हो रहा है, लेकिन काउंटर टेरर, कोलैबोरेशन भी, ये सारे भी ये डील में कवर्ड होंगे। तो एफटीए होता क्या है, ये ट्रीटी होती है टू और मोर कंट्रीज, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच हो सकता है, ताकि हम बैरियर्स को रिड्यूस करें फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे देखा था। एंड इंडिया फर्स्ट मेजर एफटीए विद G7 नेशन पोस्ट ब्रेक्जिट के बाद ये यूके के साथ अभी देखी गई। तो इंडिया यूके जो है वो पार्टनर सिंस 2004 है, अपग्रेडेड टू इनहांस ट्रेड पार्टनरशिप इन 2021। और ये सारी जो डील है, ये दोनों कंट्रीज की जो पॉलिसी है उससे मिलती जुलती है, ठीक है, मीन्स प्रमोट करती है, मिलाप होता है, अलाइनमेंट होता है। सेल्फ रिलायंस हमारे इंडिया का मेक इन इंडिया रहता है ना, आत्मनिर्भर भारत, और ब्रिटेन का ग्लोबल पोजीशनिंग की ग्लोबल ब्रिटेन होना चाहिए। तो दोनों के पॉलिसीज ही ये फुलफिल करते हैं ये सारे ट्रेड, क्योंकि जितना इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उतना ही सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो इंडिया आत्मनिर्भर और ज़्यादा बनेगा। और ग्लोबल ब्रिटेन, ऑब्वियसली ग्लोबली ब्रिटेन का भी तो नाम होगा कि हाँ, इंडिया के साथ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू उनका फायदा हो रहा है, तो इंडिया में जितनी कंपनीज खोलेगा ग्लोबल का भी नाम होगा, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल। ठीक, तो इसी बेस पे ये एमसीक्यू सॉल्व करना। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज आज जो है उसमें ये है कि असम के जो मिनिस्टर रंजीत कुमार दास, वो देख रहे हैं कि पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, लॉ एंड जस्टिस एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंटल वर्क है जोराट में, उन्होंने वो ओवरव्यू थोड़ा रिव्यू किया जाके, एंड उन्होंने कहा कि 8,000 PMAYG हाउसेस बन जानी चाहिए सितंबर में। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स के उन्होंने प्रोग्रेस को जाकर देखा कि कैसे क्या चल रहा है। तो इस स्कीम्स के बारे में बेसिक यू शुड नो, इस बार भी एपीएससी में स्पेशली स्कीम्स के मैच द फॉलोइंग आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्कीम्स के बेसिक चीजें जाननी चाहिए, रट्टा मत मारो, लेकिन आप ताकि मैच द फॉलोइंग में मैच तो कर पाओ, रिलेट कर सको, क्योंकि पढ़ने से पता चल जाता है, स्कीम की उतनी टफ नहीं है कि आप स्कीम का एक बुकलेट उठा के पढ़ो, बस न्यूज में जो आ रहा है पढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये PMAYG क्या है, रूरल हाउसिंग फॉर पुअर। ठीक है, ऑल आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि 1.2 से 1.3 लाख असिस्टेंस दिया जाएगा, कवरेंस विद मनरेगा। ठीक है, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। मनरेगा क्या होता है, हमें वेज एम्प्लॉयमेंट का पता है ना, ये 100 डेज गारंटीड वेज वर्क होता है, कहाँ पे, इन रूरल एरियाज, मनरेगा। तो वही इसी के अंडर सैनिटेशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ हाउसिंग प्रोवाइड की जा रही है ना यहाँ पे, इसलिए हाउसेस इतने 8,000 हाउसेस बना ले जाए ये कहा गया। तो 2.95 करोड़ हाउसेस बाय 2024 पूरे इंडिया में बनाने का प्लान है थ्रू दिस स्कीम, ताकि रूरल हाउसिंग फॉर पुअर हम कर सके। मनरेगा ये हमने देख लिया, वेज एम्प्लॉयमेंट। अमृत सरोवर ये क्या है, वाटर बॉडी रिजुविनेशन इसका पर्पस है, मतलब 75 वाटर बॉडीज पर डिस्ट्रिक्ट अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव सेटअप किया जाएगा। लॉन्च हुआ था 2022 में, मिनिस्ट्री ऑब्वियसली वाटर, तो जल शक्ति नोडल। ठीक, देन मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये असम का ही है। वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट है, ये फिनेंशियल एड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग देता है रूरल वुमेन को। तो ऑल वुमेन आ जाएगा, गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये सारी फैक्ट्स याद रखना। ठीक, देन जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है कि जो ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च आदि कर्मयोगी अभियान, जिसको हम लोकली क्या कहते हैं, धरती आभा अभियान। तो ये करता क्या है, ये गवर्नेंस एंड डिलीवरी सर्विस टू मोबिलाइज ट्रेन ग्रासरूट ट्राइबल लीडर फॉर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस एंड डिलीवरी सर्विस डिलीवरी अक्रॉस ट्राइबल एरियाज इन ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हम अगर ट्राइबल एरियाज में कुछ डेवलप कर रहे हैं कि उनको भी सर्विस सही से मिले, सर्विस डिलीवरी के लिए, तो ये क्या हुआ, मीन्स हम ग्रास रूट लेवल पे कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो ग्रास रूट लेवल अगेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट है कि नहीं, कि अंदर के जो लूप होल्स है उसको भी हम सही कर रहे हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ GS3। अगेन GS3 में सीधा सीधी ये इंक्लूसिव ग्रोथ का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का टॉपिक दिया हुआ है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन आए, ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल आप कनेक्ट करके देख सकते हो, मैं हर दिन ही क्लास में बोलती हूँ, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो ऐसे ही होता है कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में तो काम आएगा, ठीक है, अगर आता है तो काम आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वेस्ट नहीं, मेंस में काम आएगा ना, इसलिए हम कहते हैं कि होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम्म,
तो चलिए देखते हैं कि मिशन आदि कर्मयोगी ये क्या है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ larger national program initiated by Ministry of Tribal Affairs to train and empower 2 million tribal grassroots leader, जिसे हम आदि कर्मयोगीस कहेंगे, ताकि रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस हो अंडर विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047। तो ये क्या करेगा, ये ट्रेन करेगा 20 लाख ट्राइबल कम्युनिटी लीडर्स को, ताकि लास्ट माइल गैप इन सर्विस डिलीवरी को हम मिटा सकें, ताकि सबको गांव गांव में जाकर ट्राइबल एरियाज में भी हम सर्विस डिलीवरी गवर्नेंस का जो भी फैसिलिटीज होता है वो हम पहुंचा सकें। तो वही है मिशन आदि कर्मयोगी। एंड वही स्टेट की जो अडेप्टेशन है, स्टेट जो लोकली अडेप्ट करता है, ये सारी आउटरीच कर रहा है, उसको ही हम कहते हैं क्या, धरती आभा अभियान। तो ग्राम सभा, हेल्थ कैंप्स, लाइवलीहुड डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब की मदद से स्टेट में ये फैलाया जा रहा है। ग्राम सभा आउटरीच ये एक टर्म है, इसका मतलब क्या है, ये ग्राम सभा की हेल्प क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्राम सभा इंश्योर करता है कि हम डायरेक्ट एंगेजमेंट करें विद द सिटीजन एट विलेज लेवल, ताकि हम अवेयरनेस फैलाए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एनलाइटमेंट, वेलफेयर स्कीम, ग्रीवियंस मैकेनिज्म। तो मान लो इंटरव्यू में भी आपको पूछ रहा है कि एक स्कीम है, आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि हाँ एक स्कीम है, वो आपको गांव के लोगों तक पहुंचाना, आप कैसे करोगे। तो हो सकता है आपको पता हो सकता है आप बिगिनर वहां पे घबरा जाओ। तो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर से ऐसे ही माइंडसेट बिल्डिंग करना होता है कि हाँ आपको, आप अभी देखो सर्विस में आए नहीं हो, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली क्या करना है, ऑफिशियल प्रोसीड्यूर यू डोंट नो। तो न्यूज़पेपर से ऐसी बेसिक चीजें पढ़ा करो, थोड़ा दिमाग में रखा करो, तब आप जवाब दे सकते हो कि सर मैं ग्राम सभा के साथ मिलूंगा जाकर, एंड उनके थ्रू जो भी ग्राम सभा आउटरीच के थ्रू मैं इंश्योर करूंगा कि विलेज लेवल में सारी अवेयरनेस, ये सारी चीजें पहुंच सके। ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर न्यूज, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में नहीं आया तो बेकार है, बाकी मेंस इंटरव्यू में भी काम आता है। यू शुड नो हाउ टू यूटिलाइज इट। ठीक है, तो उसी का प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ करवाती हूँ। देन ये क्या करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स ट्रेनिंग कैडर, स्टेट मास्टर ट्रेनर्स रखेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर। इसके लिए रोल आउट ऑफ रीजनल प्रोसेस लैब स्टार्टेड इन बेंगलुरु विद प्लान्स टू रेप्लिकेट एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ये सारी चीजें की जाएगी कि मिशन आदि कर्मयोगी, ताकि हम ग्रास रूट लेवल में ट्राइबल लीडर्स ऐसे बना सके फॉर द सर्विस डिलीवरी अक्रॉस इंटीरियर पार्ट्स। ठीक है। तो ये ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्यों है, वो क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डाइवर्स ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, एंड इट्स अ होम टू हिस्टोरिक उरपाद बिल लेक एंड की टू रीजनल ट्राइबल पॉलिसी आउटरीच। तो ये लेक का अगर लोकेशन आता है तो ध्यान रखना, ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट असम में है। ये एक चीज है जो आप मेंस में भी टर्म यूज कर सकते हो, ऐसे टर्म्स ना न्यूज़पेपर में आते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैब रहता है। तो बट ठीक है, आप अगर नहीं पढ़ रहे हो, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस भी सुन रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं दे देती हूँ। तो आप कोई भी क्वेश्चन में दे सकते हो कि हमें ट्राइबल रिलेटेड या इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो GS3 टॉपिक है, वहां से कुछ क्वेश्चन आता है, तब बोल सकते हो कि वे फॉरवर्ड में वी शुड प्रैक्टिस पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। वो क्या होता है, जहाँ पे लोकल कम्युनिटी स्पेशली ट्राइबल ग्रुप एक्टिवली एंगेज होती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ग्रीवेंस, रिडल्स एंड डिसीजन मेकिंग। देखो ये तो है सिंपल चीज, आपके पास वाला स्टूडेंट भी यही लिख रहा होगा कि लोकल कम्युनिटीज के हेल्प के साथ हमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ये सारी करनी पड़ती है। तो आप अगर लिखते हो पॉइंट में, वे फॉरवर्ड में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, फिर डैश देके आप ये चीज लिखते हो, तो एग्जामिनर को पता होगा आपकी वोकैब अच्छी है, आप ज्यादा ऑफिशियल प्रोफेशनल इंसान हो। ठीक है, तो इम्प्रेस करना पड़ता है, तो ये सारी वर्ड इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है कि 24 जुलाई 2025 को हमारे जो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन, अमित शाह जी ने कहा कि अनवील्ड किया नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 टू 45 के लिए, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इट विल क्रिएट एन कम्प्रिहेंसिव कोऑपरेटिव इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया। ठीक, क्योंकि कोऑपरेटिव सिस्टम की जो सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत कम है, तो उनको वो कह रहे हैं कि 2034 तक ट्रिपल करना है, ताकि कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन अक्रॉस ऑल विलेजेस बाय 2029 एक्सटेंड हो। तब सबसे पहली बात देखो, कोऑपरेटिव रोल पहले जरूरी क्यों है, अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ, GS3 है कि नहीं। ये प्रमोट करता है लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कलेक्टिव ओनरशिप एंड एक्सेस टू सर्विस एंड कैपिटल अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। तो घूम फिर के सबका विकास सबका साथ, वही टाइप का कि सबको लेकर चलता है कोऑपरेटिव लोकल लेवल पे। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर देखो, जीडीपी में तो अभी तक हमारा लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है, फिर भी वो 85% ऑफ लिक्विड मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड 31% ऑफ शुगर आउटपुट एंड 50% ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी में अपना रोल प्ले करता है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी में क्या क्या विजन्स, क्या क्या चीजें फीचर्स है, थोड़ा हमें जानना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
तो विजन क्या है कि हम ट्रिपल करें कोऑपरेटिव सेक्टर का शेयर जीडीपी में बाय 2034। डेट थोड़ा सा याद रखना। ये एनरोल करेगा 50 करोड़ नॉन मेंबर इनएक्टिव इंडिविजुअल इनटू कोऑपरेटिव, ताकि इंक्रीज कर सके हम कोऑपरेटिव्स बाय 30%। ग्रास रूट एक्सपेंशन कि हाँ विलेज लेवल तक भी हम पहुंचा सके सही से, इसलिए 50 करोड़ नॉन मेंबर एंड इनएक्टिव इंडिविजुअल को भी ये साथ लेकर चलेंगे। देन विलेज लेवल पेनिट्रेशन, दैट इज एम फॉर एटलीस्ट वन कोऑपरेटिव पर पंचायत, कि 5 साल के अंदर एक पंचायत में एक कोऑपरेटिव तो एटलीस्ट रहे। एंड इसी तरह 2 लाख न्यू पीएससी बाय फरवरी 2026 हम विद फुल विलेज कवरेज बाय 2029 कर सके। तो ये पीएससीएस क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये ग्रास रूट लेवल के कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है रूरल मेंबर को। ध्यान रखना, सिर्फ फिनेंशियल नहीं, नॉन फिनेंशियल भी करता है। देन ये जो स्कीम है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ये और क्या करता है, मीन्स फीचर क्या है? सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। ये कहता है कि हम एंट्री करेंगे बहुत सारे सेक्टर में, सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं, टूरिज्म, टैक्सी सर्विस, इंश्योरेंस, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट, ताकि मल्टीपर्पज हम इंश्योरेंस कोऑपरेटिव्स ये सारी चीजें कर सके। जितना डाइवर्स होगा उतना अच्छा होगा। स्टेट लेवल टेलरिंग, कि हर स्टेट अपना एक खुद का कोऑपरेटिव पॉलिसी लाए बाय जनवरी 2026, ताकि उनकी जो लोकल कंडीशन एंड गोल सबके अलग होते हैं, सबके सिचुएशन अलग होते हैं, उसी अनुसार वो लाए, ताकि उनके लेवल पे वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सब तक पहुंचे। और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, जैसे कि हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ हम जुड़ जाए, कोलैबोरेट करें, पब्लिक सेक्टर के साथ जुड़, प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ जाए, एंड ये सारी थीम्स को मेंटेन करे कि फ्री फेयर इलेक्शंस हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अगर हम चले तो डेवलप हो सकता है। एंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, 6 पिलर्स कहा गया है कि कोऑपरेटिव फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करें, वाइब्रेंसी एंड फ्यूचर रेडीनेस, की हाँ अभी सेटअप तो कर लिया लेकिन बाद का बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं, फ्यूचर की रेडीनेस को भी हम देखें। आउटरीच एंड इंक्लूसिव, सब तक वो पहुंचे बेनिफिट। सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही चीज़ में नहीं, हर चीज़ में हम फोकस करें। एंड यूथ एंगेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, इसलिए यूनिवर्सिटी वगैरह के साथ भी हम कोलैब करें तो ये हो सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो ये जो एनसीपी पॉलिसी है, दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ये लाने में हमें क्या क्या ज़रूरी होगा, ये चीज़ हमने पढ़ लिया, ताकि एग्जाम में आए, इवन मेंस में भी आप आइडिया से लिख सको। डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका फीचर क्या है, आपको पूछ लिया कि नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो भी आप ये सब लिख सकते हो ना। थोड़ा घुमा के बस लिखना होगा कि हाँ ऐसे करना पड़ेगा हमें, ताकि एक पंचायत में एक कोऑपरेटिव होगा तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। चीज़ें पढ़ो, उसको यूटिलाइज आप करना सीखना होगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या है, क्यों आया है न्यूज़ में? क्योंकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, उसने रिलीज किया है a note titled Growing Retail Digital Payment, the Value of Interoperability, emphasizing the role of UPI in transforming India digital payment। तो उन्होंने एक नोट रिलीज किया जो दिखाता है कि यूपीआई का कितना बड़ा रोल है हमारे इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में। तो ये ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट किसके द्वारा रियलाइज किया गया? वर्ल्ड बैंक आ जाएगा तो गलत होगा, आईएमएफ, ध्यान रखना, ठीक है। तो यूपीआई क्या है हम सबको पता है, इज रियल टाइम मोबाइल पेमेंट सिस्टम डेवलप किसके द्वारा? एनपीसीआई। It allows user to link multiple bank account into one app for seamless peer-to-peer and merchant transaction। तो multiple एक ही बैंक अकाउंट नहीं, ठीक है। ये enable करता है both push मतलब send और receive transaction using a virtual payment address with two factor authentication। तो आपको हमेशा बैंक डिटेल्स हर टाइम डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजीज क्या यूज होती है? बिल्ड ऑन इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड इंटीग्रेट्स आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। तो ये जो एईपीएस है ये अलाउ करता है बैंकिंग सर्विस जैसे कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफर, इंटर बैंक हो या इंट्रा बैंक हो, यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। तो ये एईपीएस का फीचर थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे फीचर्स आ जाते हैं चीज़ों के, टेक्नोलॉजी के, ठीक। देन ये जो आईएमपीएस है, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये फंड ट्रांसफर कराता है टू एन अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी विद द पार्टिसिपेटरी बैंक बेस्ड ऑन बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर एंड मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर अकाउंट नंबर या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये समझाने लायक कुछ ऐसा नहीं है, बस एक दो बार पढ़ोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना ये क्या करता है एक्चुअल में, सिंपल इंग्लिश भाषा में ही है। और अगेन दिस अ पार्ट ऑफ स्टैटिक, यूपीआई अभी स्टैटिक का पार्ट ही है, क्योंकि इकोनॉमी कोई भी आप किताब उठा लो उसमें है। तो नया जो है ये लिखना कि यूपीआई को जो रोल एम्फेसाइज किया आईएमएफ ने इस नोट पे, तो ये आप नोट डाउन करना।
ठीक है। और भीम ऐप हम सबको पता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इज ए यूपीआई बेस्ड पेमेंट डेवलप्ड बाय अगेन एनपीसीआई, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये पहले पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट न्यूज में ये है कि मेरिटम सेक्टर टू प्ले ए पाइवेटल रोल इन अटेनिंग विजन ऑफ विकसित भारत। हम आज देख ही रहे बहुत बहुत बार विकसित भारत, तो ये है क्या, ये एक विजन है इंडिया के लिए कि हम 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी बन जाएगी। किस किस सेक्टर में, सब कुछ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, टेक्नोलॉजी बोल लो, एम्प्लॉयमेंट बोल लो, सस्टेनेबल ग्रोथ बोल लो, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके हमारी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन बाय 2047 बनेगी। वही एक विजन है हमारा कि करना चाहिए, वही विकसित भारत, डेवलप इंडिया हमारा गोल है। सागरमाला प्रोग्राम क्या है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कोस्टल कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सारी हम डेवलप करें। इनिशिएटिव यही है कि सागरमाला प्रोग्राम, इसलिए सागर पानी, ठीक है। इसी में मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड एक कंसेप्ट आता है, ये फंड टू मोबिलाइज फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें जो करोगे इसके लिए फंड भी तो चाहिए ना, वो कौन मैनेज करता है, दैट इज मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड। ये थोड़ा जानो, न्यूज़पेपर में था कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक मेगा फोर्ट है, बंधवन है, कहाँ है, महाराष्ट्र, गलाथिया बे कहाँ है, ग्रेट निकोबर, ठीक। ऑल्सो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SMFSCL, ये क्या है, ये इंडिया की फर्स्ट मेरीटाइम एनबीएफसी है टू चैनल फंडिंग टू पोर्ट शिपिंग ब्लू इकोनॉमी। तो ये फंड करने के लिए कौन सा हमारा बॉडी है, दैट इज SFCL, ये इंडिया की फर्स्ट मेरीटाइम एनबीएफसी है, ठीक है। अब ये टाइफोन, साइक्लोन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम आ जाता है कहाँ पे आया है, तो टाइफोन वीफा कहाँ पे आया, वियतनाम। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म होते हैं सिस्टम विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट कॉजेज हेवी रेनफॉल, फ्लडिंग एंड ऑफन लैंडस्लाइड। अगेन ये जियोग्राफी का स्टैटिक है, साइक्लोन वाले चैप्टर टाइफोन वहाँ पे सब लिखा है, वो एक बार पढ़ो। एंड साइड में ये लिख देना कि वियतनाम में ये वीफा नाम का साइक्लोन आया। कभी ऐसा नाम आ जाता है तब गलत कर दोगे एग्जाम में। देन अगेन दूसरा जो न्यूज़ है, 23 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट दिया किससे, चंद्रशेखर आजाद जी को, उनके फ्रीडम स्ट्रगल और इंस्पिरेशन टू यूथ के रोल के लिए। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। वो जन्म कब हुए थे, 1906, एज उनका नाम क्या था तब, चंद्रशेखर तिवारी। कहाँ पे हुए थे, इन भावड़ा विलेज, मध्य प्रदेश, जिसे हम अभी चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं। उन्होंने रेवोल्यूशनरी स्पिरिट दिखाया, अपना स्पिरिट यंग एज से। 15 साल की उम्र में उन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन की थी। बट जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिसमिस कर दिया था कि हाँ हम वापस लेते नहीं करेंगे, तो तब वो बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। एंड फिर वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से जुड़े एंड ज्वाइन किया। कहाँ पे, ये सारी बॉडीज याद रखना आ जाती है, स्पेक्ट्रम में ये नहीं है, ये सारे फैक्ट नहीं है, तो आ सकते हैं कौन कौन से बॉडी से वो रिलेटेड थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी थे, फिर ज्वाइन किया उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी एंड इन्वॉल्व इन ककोरी ट्रेन रोबरी ऑल्सो टू फंड आर्म रेजिस्टेंस। तो ऐसा ना पर्सनैलिटी आ जाते हैं हिस्ट्री के, कौन कौन से वो ओकेशन में थे, कौन कौन से मोमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया, ऐसा आता है, तो थोड़ा आपको आइडिया रखना चाहिए, ठीक है। और 1928 में Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and Sukhdev Shiv Verma and Vijay Kumar Sinha recognized the HRA, that is Hindustan Republic Army, with socialism as one of the objective. Socialism objective थी and rename किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, सोशलिस्ट ऐड कर दिया। मेजर एक्शन क्या था कि भगत सिंह जो ये बॉडी थी, दैट इज HSR, इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को संभालते थे। ही वॉज द पॉलिटिकल आइडियोलॉग, वाइल आजाद जो थे उन्होंने मिलिट्री विंग को संभाला। इस बॉडी की जो HSR है, इसकी मिलिट्री विंग जो प्लानिंग, एक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग वेपन्स, ये सारा वो देखते थे। तो ही प्लेड ए की रोल इन प्लानिंग 1928 किलिंग ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स इन लाहौर, एंड भगत सिंह एंड राजगुरु कैरिड आउट द शूटिंग। तो चंद्रशेखर आजाद डाइड एट अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद at 24 age, ठीक है। The park was later renamed as चंद्रशेखर आजाद पार्क इन हिज ऑनर। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स है, दो स्टैटिक का पार्ट है बट स्पेक्ट्रम में है नहीं। आई डोंट नो कोचिंग मटेरियल में दिया होगा कि नहीं इतने डिटेल्स में, सो ये आपको जानना जरूरी है, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, ठीक। देन जो हमारा आज नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो बॉर्डर सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस। तो ऑथर यहाँ पे कहता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं है,
बॉर्डर सिक्योरिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस एंड लॉ। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं देखो इंडिया तो यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्री से, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान, स्ट्रेचिंग ओवर लगभग 15,000 किलोमीटर, जितना भी रेंज ऑफ 7,516 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, तो ये बॉर्डर क्या दिखाता है कि कितना डाइवर्स हमारा स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है ना, स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज, बहुत कुछ इसे संभालना पड़ता है। तो एक बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे लिए एक क्रिटिकल कंसर्न है, ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटरनल पीस ये मेंटेन रहे। तो अभी क्या करना चाहिए हमें? देखो पहली बात तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हमें चाहिए कि हम कम्प्रिहेंसिव बॉर्डर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लाए। फ्रेगमेंटेड लीगल रिजिम है, इंडिया लैकिंग करता है सिंगल कोडिफाइड बॉर्डर मैनेजमेंट लॉ, है नहीं हमारे पास। मल्टीपल एजेंसी एंड एक्ट ऑपरेट करते हैं, कहीं बीएसएफ, कहीं असम राइफल, कहीं सीमा शस्त्र बल, लीडिंग टू कोऑर्डिनेशन इशू, कभी कभी कोऑर्डिनेशन इशू हो जाता है। देन डाइवर्स बॉर्डर चैलेंजेस, पोरस बॉर्डर्स विथ बांग्लादेश, म्यांमार, अलाउ इलीगल इमिग्रेशन होता रहता है, ट्रैफिकिंग, टेरर इन्फ्लिटेशन। देन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना, वहाँ पे भी हम स्टैंड अप्स देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिवर एंड कोस्ट लाइन में स्मगलिंग, इन्फ्लेंट्रेशन रिस्क, ये सारा होता है, तो बॉर्डर चैलेंजेस काफ़ी है। डेमोग्राफिक कंसर्न एंड माइग्रेशन, लार्ज स्केल इमिग्रेशन देखा जा रहा है इन दिनों भी बांग्लादेश से, तो ये डेमोग्राफिक ऑफ असम को बदल के पहले 24.6 था, अब 34.2, तो कितने सारे इमिग्रेशन आ चुके हैं। देन इलीगल इमिग्रेशन एज एक्सटर्नल एग्रेशन इन्वोकिंग आर्टिकल 355, ये भी कहा गया कि ये तो एक्सटर्नल एग्रेशन ही हम मानेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आती है आर्टिकल 355, जाके आज देखना लक्ष्मीकांत में। फिर लैक ऑफ सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन, वही हर जगह एक ओवरसाइड अथॉरिटी नहीं है यूनिफाई एफोर्ट करने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बॉर्डर कोस्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह फैली हुई है। तो ह्यूमन राइट वर्सेस सोवेनिटी, इंडिया मस्ट बैलेंस सोवेनिटी विथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन, है ना, कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन, डिपोर्टेशन, बैरियर, ये असाइलम राइट और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी जा सकता है, तो एक राइट्स वाली ऐसी बैलेंस तो हमें करनी चाहिए। एंड ग्लोबल एग्जांपल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, ये सारों के पास ना कम्प्रिहेंसिव बॉर्डर एंड इमिग्रेशन लॉ है, इंटीग्रेट करता है इंटेलिजेंस, लीगल, एजुकेशन, रिफ्यूजी मैनेजमेंट, तो इनसे हमें कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे लेके, बेस्ट प्रैक्टिस लेके हमें भी ये सब एम्प्लीफाई अप्लाई करना है। तो रिकमेंडेशन कुछ क्या कहा है ऑथर ने, क्या हो सकता है इंडिया के क्षेत्र में, कि हम यूनिफाइड बॉर्डर लॉ एंड मैनेजमेंट, देखो आपको अगर प्रॉब्लम पता होगी तो आपको सोल्यूशन भी पता होगी, है ना, तो वैसे ही यूनिफॉर्म हमने यहाँ पे जो पढ़ा है वही लाना है, ताकि हम पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के अंडर ला सके। स्पेशलाइज बॉर्डर सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल होनी चाहिए, जो रेजोल्यूशन, इलीगल एंट्री, डिपोर्टेशन, रिफ्यूजी स्टेटस, ये सारे के केसेस को जल्दी जल्दी वो रिजोल्व करे। टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली ड्रोन, सर्विलेंस टावर, डाटा एनालिटिक्स, ये सारी 24/7 मॉनिटरिंग के लिए हमें तो होनी ही चाहिए सही से। रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉ, कि हम एक क्लियर लॉ डिफाइन करें, रिफ्यूजी का स्टेटस कितना कितना राइट होना चाहिए उन्हें, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी बर्बाद ना हो। एंड मैरीटाइम एंड कोस्टलाइन सिक्योरिटी एक्ट, कि वनरेबल जो हमारी कोस्टल कोस्टल बॉर्डर्स है, तो वहाँ पे भी हम सही से एक लीगल लाए इन्वॉल्विंग नेवी, कोस्ट गार्ड एंड कोस्टल पुलिस, की हम एक लीगल रिजिम लाए जिसके अंडर वो रेगुलेट कर सके। तो ऑथर यही कहता है कि डेडिकेटेड एक बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट तो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मैनेज करें, सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, माइग्रेशन को मैनेज करें, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को भी हम मेंटेन रखें। तो लीगल रिफॉर्म्स स्ट्रेटेजिक जो हमारी इम्पेरेटिव्स है उससे मैच होना चाहिए, तभी हम ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है कंप्रिहेंसिव वे से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला है अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी। तो अभी GS3 पेपर में बॉर्डर सिक्योरिटी से कुछ आता है, तो यहाँ से भी आप पॉइंट जो भी आपको याद रहे आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेंगे विथ आवर मैपिंग न्यूज़ वाला फैक्ट। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।